तो अब सुराना तैयार हो जाता है कोहारो के साथ डेट पे जाने के लिए। टेक्निकली ये डेट ही थी। तब नारुमी उसे टीज करने लग जाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कोहारो के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रहे हो? तब वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उसने मुझे फायर क्रैकर खरीदने के लिए बुलाया था, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। अगर तुम्हें हमें ज्वाइन करना है तो तुम भी कर सकते हो। पर नारुमी साफ मना कर देता है कि आज मैं बिजी हूँ, और वैसे भी मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तो तुम दोनों जाके अकेले एंजॉय करो। फिर नारुमी पूछता है कि अब तुम दोनों को साथ में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि तुम उसके साथ खुश रहते हो। पर सोरानो मना कर देता है कि मैंने अभी तक डेट के बारे में नहीं सोचा, मुझे नहीं पता कि मैं उसकी ब्लाइंडनेस से कैसे डील करूंगा। और इस पे नारुमी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम उसे डील कैसे करोगे? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो बस ब्लाइंड है तो वो डेट करने के लायक नहीं है? तब सुरानो बोलता है कि मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं अपनी बातें अच्छे से समझा नहीं पाता। मैं हर बार यही सोचता हूँ क्या होगा जाने अनजाने में मैं कोहारू को ऑफेंड कर दूं। मैं घबराता हूँ उससे क्वेश्चन पूछने में जो उसकी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड होते हैं, पर उसके सामने मुंह खोलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। तब नारुमी बोलता है कि इतना मत सोचो, जो तुम्हारे दिल में आता है वो उससे पूछ लो। वैसे भी कोहारू कोई ऐसी लड़की नहीं है जो छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाए। तब वो नारुमी की बात अपने दिमाग पे रखता है और चली जाता है स्टेशन की तरफ, जहाँ पर उसे मिल जाती है कोहारू, जो उसका वहाँ पर पहले से वेट कर रही थी। हालांकि वो बोलती तो है कि वो यहाँ पर 2 घंटे से खड़ी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रही है, और क्या पता सच बोल भी रही हो, क्योंकि वागुरी भी रिंतारो का ऐसे ही वेट करा करती थी। तब वो उसे नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए बोलता है और वो उसे पॉइंट करता है कि हमें उस साइड जाना है, और बेचारी कंफ्यूज होती है और बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं देख सकती, तो तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि हमें किस साइड जाना है, इशारा करने से काम नहीं चलने वाला। तब वो उससे माफी मांगता है और वो उसे बोलता है कि अपने लेफ्ट में चलो, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे इशारों में चीजें नहीं समझा सकता। और एक और चीज ये कभी नोटिस नहीं कर सकती कि किस तरह मैं ऐसे घूरते रहता हूँ जब ये मेरे बगल में चलती है, मेरी नजर इसके चेहरे से हटती ही नहीं, और शायद इसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस तरह देखता हूँ। और तब उसके दिमाग में आती है नारुमी की बातें, जो उससे बोलता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे डेट के लिए पूछ लो। तो अभी ट्रेन पकड़ लेते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो कोहारू एक कोने में चली जाती है और वो खड़े हो जाता है उसके सामने, और ये चीज कोहारू नोटिस कर लेती है। वो बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, तुम मेरे सामने इसलिए खड़े हो गए ना ताकि कोई मुझसे टकरा ना जाए या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो ब्लश करने लग जाता है। ये चीज तो वो खुद भी नोटिस नहीं करता कि सच में उसे कोहारू की कितनी ज्यादा परवाह होने लगी है। और वो फिर से वही फायर क्रैकर्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि किस तरह उसका सपना है कि वो फिर से फायर क्रैकर्स जलाए, और बाकी इधर उधर की बातें। और फाइनली पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेशन पे, और कोहारू आराम से रोड पे चल रही थी। अगर आपको नहीं पता, जो ये येलो लाइन होती है ये होती है सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए। आपने ये मेट्रोज में भी देखी होगी। तो वहाँ पर एक बदतमीज आदमी फोन चलाते चलाते वहाँ पर आ रहा था, और वो उस येलो लाइन पे चल रहा था जो बस ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, और वो टकरा जाता है कोहारू से, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो फोन में ही था, और वो माफी तक नहीं मांगता। और इस बात पे सुरानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाता है उससे लड़ने के लिए, पर कोहारू उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो भी अपने फोन में लगा होगा। सुरानो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तब कोहारू बोलती है कि अक्सर लोग उन लोगों से बात करते हैं जो उनकी जिंदगी में स्पेशल हैं, और वो बात करते करते अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो बस मैंने गैस करा कि वो भी ऐसा ही कर रहा होगा, तो उसे जाने दो। और सबसे पहले जाते हैं ये एक कैफे में ताकि ये कुछ खा पी ले, क्योंकि सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया। और इत्तेफाक से ही सही उस कैफे में इन्हें सर्व करने आती है यूको, और वो तो देख के हैरान थी कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो सोरानो को तो टीज तक करने लग जाती है कि मुझे तो तुम बहुत शांत लड़के लगते थे, पर अब देख के लगता है कि तुम दोनों की दोस्ती तो कुछ ज्यादा ही गहरी हो चुकी है। पर सोरानो उसे इग्नोर करने लग जाता है, और वो बोलता है कि चुपचाप से मेरे लिए कॉफी लेके आओ। और इन दोनों की बातें सुन के कोहारू भी हंसने लग जाती है। तब वो उससे फाइनली पूछती है वैसे तुम दोनों का यहाँ पर आने का रीजन क्या है? तब कोहारू यूको को बताती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फायर क्रैकर्स जलाने हैं, तो आज हम खरीदने जा रहे हैं फायर क्रैकर्स, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो हम जलाएंगे कब, और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। और ये सुन के यूको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ मैं जरूर करूंगी। तो तुम फायर क्रैकर्स जलाओगे कब? और ये प्लान तो इन दोनों ने अभी तक नहीं बनाया था, आज ये बस फायर क्रैकर्स खरीदने आए थे। तब सुरानो भी बताता है कि यहीं कहीं पास में एक बहुत बड़ी फायर क्रैकर्स की दुकान है, क्योंकि कोहारू ने कहा था उसे सबसे महंगे वाले फायर क्रैकर्स खरीदने हैं, और इसका बजट है 1 मिलियन येन। 1 मिलियन येन को अगर रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो वो होते हैं कम से कम 5 लाख इंडियन रुपीस। यकीन नहीं होता कि इतना पैसा बस ये पटाखों में उड़ा रही है।
ये सुन के तो यूको भी हैरान हो जाती है। क्या तुम सच में 1 मिलियन येन खर्च करने वाली हो फायर क्रैकर्स पे? तब कोहारू बोलती है कि मुझ पे शक मत करो, ये पैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर बचाया है। तब सोरानो बात काट कर बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर करवा लो, और वो उसे मेन्यू दे देता है। तब कोहारू फिर से हंसते हुए बोलती है, क्या तुम बार बार भूल जाते हो कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ये मेन्यू नहीं पढ़ सकती। और वो फिर से गलती कर देता है। आज उसने ऐसा दूसरी बार करा, पहली बार जब वो उसे डायरेक्शन दिखाने के लिए इशारा कर रहा था, और दूसरी बार अभी जब वो उसे मेन्यू पकड़ा रहा था, जबकि उसे पता है कि वो नहीं पढ़ सकती। तब वो उसके लिए एक एक करके मेन्यू पढ़ता है, पर यूको को पता होता है कि कोहारू को क्या पसंद है। वो उससे बोलती है कि क्या तुम हॉट मिल्क टी पीना पसंद करोगी, और कोहारू हाँ कर देती है और उनका ऑर्डर आ जाता है। तब वो देखता है कि उसने बस अपने लिए टी ऑर्डर करवाई है, उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर नहीं करवाया। तो वो उसे अपनी ब्रेड ऑफर करता है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे नहीं खाना, हाँ पर अगर तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगे तब शायद मैं खा लूंगी। तब वो पूरी ब्रेड खाते हुए बोलता है कि तो भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तब वो फाइनली उससे एक सवाल पूछता है, आखिर तुम्हें दिखता क्या है? मुझे पता है कि तुम ब्लाइंड हो, पर क्या तुम्हें प्योर डार्कनेस दिखती है? तब वो बोलती है, ऐसा नहीं है, मुझे पूरी चीज ब्लैक नहीं दिखती, बस ऐसा मान लो कि मुझे चीज दिखती है व्हाइटिश, एक ट्रांसपेरेंट ब्लर की तरह। और ऐसा पहली बार था जब वो उसके ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था, और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। और यहाँ पर टी पीने के बाद ये लोग चली जाते हैं फायर क्रैकर्स लेने के लिए। वहाँ पर होती है एक दुकान जो पूरी फायर क्रैकर से भरी हुई थी। सोरानो से सब चीज एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है, और वो उससे बोलती है कि बजट की चिंता मत करो, मेरे पास 1 मिलियन येन है, तो जो सबसे महंगा है और जो पटाखे सबसे ज्यादा आवाज करते हैं तुम वही लेना। और वो सारे वो फायर क्रैकर्स ले लेता है जो सबसे ज्यादा आवाज करेंगे। तब वो उसे खुश होकर पूछती है, अब तो हमने खरीद लिए, अब ये पटाखे हम जलाएंगे कब? फिर वो उससे बोलता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये पटाखे हम कैंपस में फोड़ेंगे तो शायद हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तब कोहारू बोलती है कि तो इसकी चिंता मत करो, इस बारे में मैं यूको से बात कर लूंगी। तब सोरानो बोलता है कि अब तो हमने पटाखे खरीद लिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, क्या तुम्हें कहीं और घूमना है? पर कोहारू मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हारे हाथ पे ये फायर क्रैकर्स हैं, तो अगर तुम इसे हाथ में लेके घूमोगे तो तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। और वो बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, और बात बस इतनी सी भी नहीं है, क्योंकि अगर ये वैसे भी फायर क्रैकर्स लेके यहाँ वहाँ घूमेगा तो पुलिस इससे सवाल पूछेगी। अगर ये इंडिया में होता तो पक्का ऐसे डंडे भी पड़ जाते, इसीलिए नहीं क्योंकि इसके हाथ पे फायर क्रैकर्स है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। तब ये डिसाइड करते हैं कि ये जाएंगे घर वाटर बस से। सोरानो को वाटर बस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, वो कोहारू थी जो उसे इस चीज के बारे में बताती है। और वो थी एक मेट्रो की तरह, बस वो चलती थी पानी के ऊपर। और अच्छी बात ये थी कि ये ठीक उन्हें कैंपस के सामने छोड़ेगी। तो वो वाटर बस में जाके उसे उसका पूरा इंटीरियर एक्सप्लेन करता है कि आसपास की चीजें कैसे दिख रही हैं। वो उसे अच्छे से गाइड करता है, उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके सामने के नजारे कैसे हैं, ऊपर का आसमान कैसा है। यहाँ तक कि कोहारू भी बोलती है कि तुम इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हो कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, मैं सब कुछ अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ। और तब वो बोलती है कि आज के दिन उसे बहुत ज्यादा मजा आया, और वो उससे माफी भी मांगती है कि तुम्हें इतना परेशान करने के लिए, मेरी वजह से तुम्हें शहर से इतनी दूर आना पड़ा और मैंने तुम्हारा पूरा दिन ही बर्बाद कर दिया। तब वो कुछ बोलने वाला था पर वो चुप हो जाता है। दरअसल वो ये बोलने वाला था कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तुम जब चाहो जितना चाहो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा चाहे तुम मेरे साथ जितना भी टाइम स्पेंड करो। पर वो ये चीज इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ऐसा बोलने से वो उसे इनडायरेक्टली ये मैसेज दे देगा कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। पर वो अभी भी श्योर नहीं था क्या सच में एक ब्लाइंड गर्ल को डेट करना आसान होगा। और तब वो वाटर बस चलने लग जाती है। और हाँ, एक और चीज, ये मुझे थोड़ी थोड़ी शिनोबू की तरह भी लगती है। खैर, जब वाटर बस चलना चालू होती है तो वो उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी, और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी कि सोरानो उससे अपनी नजर हटा भी नहीं पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।